हेलो नमस्कार, मैं हूं रामया जाखड़। क्लास 12th केमिस्ट्री के 4th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया के संगत सिद्धांत अर्थात कोलेजन थ्योरी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। संगत सिद्धांत अर्थात कोलेजन थ्योरी। मैक्स ट्राउटज एवं विलियम लुईस ने रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि एवं और्जिकी को समझाने हेतु एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसे संगत सिद्धांत अर्थात कोलेजन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। संगत से तात्पर्य अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली टक्करों से है। इस सिद्धांत को संक्षेप में समझें तो वह इस प्रकार से है: किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं से उत्पाद बनने के लिए अभिकारक अणुओं के मध्य टकरे होना आवश्यक है। अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली प्रभावी टक्करों से उन्हें पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त होती है। यही ऊर्जा इन्हें उत्पादक्षम बनाती है। संगत सिद्धांत कई महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर आधारित हैं जिन्हें एक एक करके बिंदुवार अध्ययन करते हैं। इस सिद्धांत की मुख्य बिंदुओं की कड़ी में पहली बिंदु है: इस सिद्धांत में अभिकारक अणुओं को ठोस गोलों के रूप में माना गया। कोलेजन थ्योरी के अनुसार जो अभिकारक अणु हैं उन्हें ठोस गोलों के रूप में इस प्रकार के गोलों के रूप में माना गया। दूसरी बिंदु है: अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए अभिकारकों के इन ठोस गोलों के मध्य टकरे होना आवश्यक है। तो पहली बिंदु है कि अभिकारक उनको ठोस गोलों के रूप में माना गया। दूसरी बिंदु है किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए इन अभिकारकों के ठोस गोलों के मध्य टकरे होना आवश्यक है। इस सिद्धांत की तीसरी महत्वपूर्ण बिंदु है: किसी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए अभिक्रिया के क्रियाशील स्पीशीज अणु, परमाणु या आयनों में प्रभावी संगत अर्थात इफेक्टिव कोलेजन होना आवश्यक है। प्रभावी संगत अर्थात इफेक्टिव कोलेजन से तात्पर्य ऐसे संगत या ऐसी टक्करों से है जो अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित करने में सक्षम होती हैं। इसको इस प्रकार से समझते हैं, माना मेरे पास में ये एक पात्र है और इस पात्र में अभिकारक ए व अभिकारक बी के अणु भरे हुए हैं। पात्र में भरे हुए ये अभिकारक ए एवं बी के कणों के मध्य ब्राउनी गति होंगी तो ये कण वो आपस में टकराएंगे। तो इस पात्र में कई कंडीशन उत्पन्न होगी कि अभिकारक ए के कण है वो ए के कणों से टकराएंगे, बी के कण है वो बी के कणों से टकराएंगे, परंतु जो टक्कर अभिकारक ए के कणों की बी के कणों के मध्य होगी वही प्रभावी टक्कर होगी और यही प्रभावी टक्कर है वो इनको उत्पाद में परिवर्तित करने में है वो सक्षम बनाएगी। तो वे संगत या वे टक्कर जो अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित करने में सक्षम होती हैं उन्हें प्रभावी संगत अर्थात इफेक्टिव कोलेजन कहते हैं। अभी हमने जाना कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए अभिक्रिया के क्रियाशील स्पीशीज अणु, परमाणु या आयन में प्रभावी संगत होना आवश्यक है। किसी अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाले टक्करों की संख्या को संगत आवृत्ति अर्थात कोलेजन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है और इसे Z से दर्शाया जाता है। सामान्य ताप व दाब पर गैसीय निकाय की संगतक आवृत्ति Z का मान 10 की घात 25 से 10 की घात 28 तक होता है। गैसीय निकाय तंत्र के लिए संगतक आवृत्ति Z का मान है वो 10 की घात 25 से 10 की घात 28 होता है। जिन अभिक्रियाओं के लिए Z का मान उच्च होता है वे अभिक्रियाएं अल्प समय के अंदर वो पूर्ण हो जाती हैं, जबकि जिन अभिक्रियाओं के लिए Z का मान कम होता है उन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में समय अधिक लगता है, अर्थात ये अभिक्रियाएं धीरे धीरे संपन्न होती हैं।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संघटक आवर्ती अर्थात कोलेजन फ्रीक्वेंसी Z का मान यदि उच्च होगा तो अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा, और अगर Z का मान कम है तो अभिक्रिया का वेग भी कम होगा। इस सिद्धांत की अगली बिंदु के रूप में है अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम गतिज ऊर्जा को दहलीज ऊर्जा कहते हैं। अभिकारक हैं, उन अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए कुछ न्यूनतम गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस न्यूनतम गतिज ऊर्जा को दहलीज ऊर्जा अर्थात थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है। सामान्य शब्दों में कहें तो दहलीज ऊर्जा अभिकारकों के अंदर निहित ऊर्जा व सक्रियण ऊर्जा का योग होता है। हम जानते हैं कि अभिकारकों में कुछ न कुछ ऊर्जा निहित होती है और कुछ ऊर्जा वो प्रभावी संघटकों से प्राप्त करते हैं, प्रभावी जो संघटक हैं उनसे प्राप्त करते हैं। तो इनका जो योग है उसको कहेंगे दहलीज ऊर्जा। दहलीज ऊर्जा एक ऊर्जा अवरोध है जिसे पार किए बिना अभिकारक उत्पाद में रूपांतरित नहीं हो पाता। यानी अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए कम से कम ये न्यूनतम ऊर्जा दहलीज ऊर्जा जिसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है उसकी आवश्यकता होती है। जिन अभिकारकों के लिए दहली ऊर्जा का मान अधिक होता है उनके उत्पाद में बदलने की दर है वो अधिक होती है, जबकि जिनके लिए दहलीज ऊर्जा का मान है वो कम होता है उनके उत्पाद में बदलने की दर है वो कम होगी। तो दहलीज ऊर्जा वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा है जो अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक है, और दहलीज ऊर्जा है वो अभिकारकों के अंदर निहित ऊर्जा व सक्रियण ऊर्जा है उसका योग होती है। मैक्स ट्राउटज एवं विलियम लुईस द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का वेग R = PZAB e⁻ के बराबर होता है। यहाँ P उचित विन्यास जिसे त्रिविम कारक या प्रायिकता गुणांक के नाम से जाना जाता है वो होता है, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे अपन। ZAB अभिकारक A व B की संघटक आवर्ती है अर्थात कोलेजन फ्रीक्वेंसी है। EA एक्टिवेशन एनर्जी अर्थात सक्रियण ऊर्जा है। R है वो यहाँ पे गैस स्थिरांक गैस नियतांक है, और T है वो यहाँ पे है वो तापक्रम है। अभी हमने जाना कि कोलेजन थ्योरी के अनुसार अभिक्रिया का वेग R = PZAB e⁻ होता है। इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया का वेग कई कारकों के ऊपर निर्भर करता है, जिसमें पहला कारक है सक्रियण ऊर्जा जिसे EA के द्वारा दर्शाया जाता है। दूसरा है संघटक आवर्ती जिसे है वो Z के द्वारा दर्शाया जाता है। और हम जानते हैं कि अभिक्रिया मिश्रण के एकांक आयतन में प्रति सेकंड होने वाले संघटकों की संख्या को संघटक आवर्ती अर्थात कोलेजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और तीसरा कारक है वो उचित विन्यास या त्रिविम कारक जिसे प्रायिकता के नाम से भी जाना जाता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं तो उन्हें दो अवरोधों का सामना करना पड़ता है। एक प्रकार का अवरोध है ऊर्जा अवरोध और दूसरे प्रकार का है वो है अभिविन्यास। अभिविन्यास के बारे में है वो अभी विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। अभिविन्यास जिसे त्रिविम कारक या प्रायिकता गुणांक के नाम से भी जाना जाता है और इसे P से दर्शाया जाता है, जो इस प्रकार से
अभिकारक पदार्थों के मध्य सही दिशा अर्थात परस्पर आमने सामने वाली टक्कर होने पर ही उनके पुराने बंध टूटते हैं और वे उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। यदि संघट्ट सही दिशा एवं अभिविन्यास में नहीं हो तो अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते। अभिकारक अणु है वो आपस में टकराते हैं और टकराकर वो उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। यदि उनके मध्य होने वाली जो संघट्ट है वो सही दिशा एवं सही विन्यास में नहीं हो तो अभिकारक वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं। इसको एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। उचित विन्यास या प्रायिकता को ब्रोमोमेथेन से मेथेनॉल के विरचन के उदाहरण की सहायता से गहनता से समझते हैं। यह ब्रोमोमेथेन से मेथेनॉल के विरचन की रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण है। यह SN2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब ब्रोमोमेथेन व नाभिक स्नेही OH के मध्य आमने सामने की टक्कर होती है तब इस Br और इस OH दोनों ऋणावेशित होने से Br है वो भी ऋणावेशित है और OH है वो भी ऋणावेशित है, तो दोनों पे समान आवेश होने की वजह से ये एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं और प्रतिकर्षित होने की वजह से आमने सामने की टक्कर पर कोई उत्पाद वो नहीं बनता है। परंतु यह जो OH आक्रमणकारी नाभिक स्नेही इस Br के ठीक यहाँ पे विपरीत अर्थात रियर अटैक करता है तो यहाँ पे ये संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। संक्रमण अवस्था में केंद्रीय कार्बन परमाणु से OH व Br आयन दोनों जुड़े होते हैं। इस अवस्था में कार्बन व OH के मध्य धीरे धीरे बंध का निर्माण होता है व कार्बन व Br के मध्य स्थित आबंध धीरे धीरे टूट जाता है और हमें उत्पाद के रूप में मेथेनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मेथेनॉल प्राप्त होता है। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि यदि अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली संघट्ट उचित दिशा एवं अभिविन्यास में होने पर ही उत्पाद का निर्माण होता है। तो अभी हमने जाना कि अभिकारक अणुओं के मध्य उचित दिशा एवं अभिविन्यास में टक्कर होगी तभी है वो अभिकारक वो उत्पाद में परिवर्तित होगा। यहाँ हमने जाना कि Br व OH की आमने सामने वाली टक्कर पर कोई उत्पाद नहीं बना, जबकि OH आयन है उसने पीछे से रियर अटैक किया तो संक्रमण अवस्था का निर्माण हुआ। संक्रमण अवस्था से उत्पाद मेथेनॉल का निर्माण हुआ। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 10 हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन के अंतर्गत विस्तृत अध्ययन करेंगे। यद्यपि मैक्स ट्राउटज एवं विलियम लुईस द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के द्वारा अभिक्रिया की क्रियाविधि एवं अभिक्रिया की और्जिकी को आसानी से समझा जा सकता है, परंतु इस सिद्धांत के अंदर है वो कुछ कमियां रही और उन कमियों की कड़ी के अंदर पहली कमी है इस सिद्धांत के अंतर्गत अभिकारक अणुओं को ठोस गोलों के रूप में माना गया। मैक्स ट्राउटज एवं जो विलियम लुईस हैं इन्होंने अभिकारक अणु हैं उन अभिकारक अणुओं को ठोस गोलों के रूप में माना, तो ये पहली कमी थी इस सिद्धांत की कि अभिकारक अणु हैं उनको ठोस गोलों के रूप में माना। दूसरी कमी है अभिकारक अणुओं की संरचना को महत्व नहीं दिया गया। अभिकारक अणुओं को ठोस गोलों के रूप में माना गया, इसलिए अभिकारक अणुओं की संरचना को इन्होंने नकार दिया। ये दो प्रमुख कमियां इस कोलेजन थ्योरी की है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कोलेजन थ्योरी को गहनता से समझ गए होंगे।
यदि हाँ तो चैनल को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें। और हाँ, वीडियो के अंत में इस टॉपिक पर आधारित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक अभ्यास कार्य दिया गया है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर अवश्य याद करने का प्रयास करें।